जीवन में सबको परीक्षा देनी होती है। किसी को किताबें पढ़ के स्कूल की, कॉलेज की प्रतियोगिताओं की, किसी को जीवन में ही परीक्षा देनी होती है। इस समय भी दो तरह की परीक्षाएं चल रही हैं। एक उन छात्रों की जो कह रहे हैं पूरी परीक्षा प्रणाली को साफ होना चाहिए, पेपर लीक को रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ उस पूरी व्यवस्था की परीक्षा चल रही है, सरकार की परीक्षा चल रही है कि आखिर ये सारी चीजें नियंत्रण में आए तो कैसे। तो ये जो नीट का पूरा मामला है, जो पेपर लीक का पूरा मुद्दा है, उसके हर एक पहलू पर हम आज नजर डालने वाले हैं। इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, उन छात्रों से भी, शिक्षा मंत्री से भी, उन लोगों से भी जो बताएंगे कि पेपर लीक आखिर होता कैसे है और इस पेपर लीक की समस्या को दूर कैसे किया जाए। पेपर लीक मामले में देश उबल रहा है। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कई मोर्चे खुले हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, सियासत में बहस, सोशल मीडिया में कैंपेन और सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई। पेपर लीक का मुद्दा विकराल रूप धारण करता जा रहा है। नीट यानी देश भर में मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली परीक्षा पर प्रश्न है। एनटीए यानी वो एजेंसी जो परीक्षा कराती है, उस संस्था पर प्रश्न है। परीक्षा देने वाले हजारों लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर प्रश्न है। प्रश्न कई हैं, लेकिन तमाम आक्रोश के बावजूद सही उत्तर मिल नहीं पा रहे। इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। पूरे साल हम लोग तैयारी करते हैं, पूरा 1 साल घर नहीं जाते हैं। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग को रोड पे जाना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। मेरे जैसे जेन्युइन बच्चों पे एक मानसिक तनाव इससे डेवलप हो रहा है और रीनीट करके इससे हमारी मेहनत पे पानी फेरने वाला काम हो जाएगा। छात्र देश के शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। राजनीति अपनी अपनी सुविधानुसार मुद्दे पर बहस कर रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेहद सुरक्षित और गोपनीय परीक्षा प्रणाली आज कटघरे में क्यों? सारे विद्यार्थियों को महसूस करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है, लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। सरकार का दावा है कि नीट के मामले में पेपर लीक का जो मुद्दा उठा वो व्यापक नहीं है, लेकिन बात नीट से शुरू होकर उन सभी पेपर लीक तक भी पहुंची जो इतने सालों में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का दूसरा रूप बन चुका है। परीक्षा में अनियमितता के आरोप सीधा परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए से जुड़ते रहे। अब सरकार ने एक्शन मोड में आते हुए नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटाकर उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया है। थाना वाला को लाइए। आई कार्ड भी दिखा देता हूँ, दूर से दिखाऊंगा। ठीक है, आईडी कार्ड। सवाल छात्रों का है, सवाल सिस्टम का है, सवाल सरकार का है, सवाल शिक्षा का है। रीनीट किसी भी
ख्याल में नहीं होना चाहिए। हम बच्चे, हम जानते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है। हम 2-2, 3-3 साल लगा के जोश और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, तब जाके हम इस चांस पे खड़े रहते हैं। और अगर एनटीए बोलता है कि रीनीट कंडक्ट करवा दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत अनफेयर है। मैंने पिछले 2 साल बहुत मेहनत और सेक्रीफाइसेस करके नीट की एग्जाम दी है, तो मैं फिर से एग्जाम क्यों दूं? मेरे हिसाब से रीनीट के जगह पे रिजल्ट का रीवैल्यूएशन होना चाहिए और रिजल्ट रीपब्लिश होना चाहिए। स्कैम से तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम लोग जो है इसके मतलब रीनीट चाहते हैं फिर से। इतनी धांधली होने के बाद इतनी कटाव ज़्यादा जा चुकी है कि हम लोग परेशान हैं कैसे क्या करें। और हम चाहते हैं मैम कि क्या कहते हैं रीनीट कराया जाए फिर से पेपर को और एनटीएस हटा के एनएमसी को दे दिया। जो डिजर्विंग बच्चे उनको उनकी डिजर्विंग सीट मिलेगी, तो हम रीनीट चाहते हैं और हम रीनीट के लिए तैयार भी हैं। परीक्षा से जुड़े तमाम विवाद की वजह से छात्रों का भरोसा टूट रहा है। उनका विश्वास परीक्षा प्रणाली पर डगमगा रहा है। जरूरत है कि जल्द से जल्द छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठाए जाएं। नीट को क्लीन होना चाहिए, इसको लेकर सब एकमत है। नीट ही नहीं, देश में जितनी भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें पूरी तरीके से साफ सफाई हो, पारदर्शिता हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन अगर हम केवल नीट को देखें तो यहां भी हम छात्रों के 2 धड़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले उन छात्रों से हम बात करते हैं जो कह रहे हैं कि नीट को दोबारा कराया जाए। आप सब यही सोचते हैं? क्या सबसे बड़ी वजह है? नीट को दोबारा कराने की वजह यह है कि जिन बच्चों के चीटिंग से मार्क्स आए हैं उनका प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, उन्होंने चीटिंग ही करी थी। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने अगर मेहनत करी तो ही हमें मार्क्स आएंगे हमारे। आपको कितने मार्क्स आए? मेरे 540 हैं। 540 हैं। आपके कितने? मैम मेरे 620 हैं। आमतौर पर आपको क्या अच्छा एडमिशन मिल जाता? जी मैम। जी मैम। मैम असल में क्या होता है, नीट करने वाले बच्चे को नॉर्मली पता होता है कि 610 या 620 पे उसे मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। बट मैम अचानक से ही हमें पता चलता है कि 655 पे भी नहीं मिल रहा मेडिकल कॉलेज। और 655 के बाद जिन बच्चों के 654 पे भी रैंक कम है, मेरा एक दोस्त है जिसकी 647 मार्क्स हैं, उसकी 31,000 कुछ रैंक है। तो मैम ये बोल रहे हैं कि 1500 कुछ बच्चों का ये री एग्जाम करा रहे हैं। अगर 1500 कुछ बच्चों में से वो सारे भी रह जाते हैं तो भी वो मेरा दोस्त 30,000 रैंक पे आके रह जाएगा, वो फिर भी उसे मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आप भी रीनीट? जी मैम। हेलो, मेरा नाम है ऋषभ यादव और मेरा इस साल स्कोर 661 था। नो डाउट मुझे कॉलेज ऑब्वियसली मिल जाएगा, बट मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी रैंक 4000 से 5000 तक आएगी, बट मेरी रैंक आई 20,000, जो ऑब्वियसली मुझे अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो गई है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है, इस वजह से ज्यादा बड़ा पूल आ गया है ऐसे बच्चों का जो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो हर साल इंक्रीज जो होता है सर्टेन अमाउंट लाइक 2 to 3,000 होता ही है वो जनरली, तो इतना बाउंस कट ऑफ में कभी नहीं आया जो इस बार आया। इस बार 30 to 40 मार्क्स का कट ऑफ जो बाउंस आया वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हुआ है, सबको विश्वास है। यस मैम, मेरे 635 मार्क्स हैं। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि बोले इस बार के बोले पेपर आसान आया था, ये आया था। लास्ट ईयर भी पेपर ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था, और अगर आसान पेपर आना था तो 620 से 720 लास्ट ईयर जो सेम था वो 23,000 रैंक पे था कुछ, इस साल 58,000 पे। तो मतलब लगा लो इसमें नॉर्मली 35,000 बच्चे बढ़ गए। अब 520 से वही 620 ले हम, तो लास्ट ईयर जो था वो 91,000 था और इस साल जो है वो 1 लाख है कुछ। मतलब 520 से 620 में हमारे 10,000 बच्चे बढ़े और 620 से 720 में हमारे 35,000 बच्चे बढ़ गए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सारे बच्चे जो बढ़े हैं वो सारे टॉपर ही बढ़े हैं, एवरेज बच्चा कोई नहीं आया इस बीच में? तो मतलब क्या लग रहा है कि सबने गलत किया है? जितने हाई स्कोरिंग लोग हैं सब गलत हैं या सिस्टम गलत? सिस्टम ही गलत है। मतलब जो अब तक हम चाहते थे कि हमें एम्स या ड्रीम कॉलेज पाने के लिए 720 ला के हमें पक्का गारंटेड मिलेगा एम्स कॉलेज, लेकिन अब 720 से भी जब इतनी सारी रैंक आएगी तो हमें तो मतलब एम्स मिलेगा ही नहीं। तो मतलब आपके मार्क्स कितने रहे? नहीं, मैं अभी नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ, तो मतलब प्रिपरेशन के लिए अगर हम 720 के लिए अगर लाते तो हमें एम्स कॉलेज गारंटेड मिलता, लेकिन अब हम 720 अगर ला भी लेकर भी आ जाए मार्क्स के साथ भी गारंटी नहीं है आपके? हाँ, कि एम्स कॉलेज बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो मतलब 63 रैंक जो ये आई है, 67 जितनी भी, मतलब इसमें उन बच्चों का तो लॉस हुआ है ना जो मेहनत करके 720 लेकर आए, लेकिन उनका तब भी एम्स कॉलेज में वो नहीं मिला एडमिशन। तो नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, रीनीट की मांग आप सुन रहे होंगे, लेकिन क्या सारे छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है वो चाहते हैं कि रीनीट हो? नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की भी है जो कह रहे हैं नो
टू रीनीट। ये देखिए, ये वो सारे ईमेल्स हैं जो हमें भेजे गए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये छात्र नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो, और इनकी संख्या केवल इतनी नहीं है, ये वो ईमेल्स हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि अभिमन्यु नेकनावरे लिखते हैं कि 95% स्टूडेंट्स का जिनका नहीं होता है वो डिमांड कर रहे हैं रीनीट, जो बाकी के 5% होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नहीं चाह रहे हैं कि रीनीट हो। हम सब ने तैयारी की थी। इसी तरीके से आप देख लीजिए प्रणाम खंडेलवाल, जो कि अपना पूरा डिटेल्स दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर बता रहे हैं, 696 इन्हें आया है, ऑल इंडिया रैंक इनका लिख कर ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं सैटिस्फाइड हूं, मैंने बहुत कड़ा परिश्रम किया है, मैं नहीं चाहता हूं। स्वयं गोहिल, स्मृति देलीवाला, आयुषी दवे, मयंक मयूर, ऐसे कई नाम हैं जो ईमेल्स के जरिए हमें अप्रोच किया इन्होंने। और ऐसे ही 2 छात्र हमारे साथ हैं, हैप्पी बालियान और साथ में अनुज कुमार। हैप्पी, आपको कितने मार्क्स आए? मैम मेरे इस बार 705 आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 996 है। अच्छा, आपने कोचिंग लिया था? हाँ मैम, ली थी मैंने, 11th-12th में भी ली थी और 1 साल मैंने ड्रॉप लिया है। लास्ट ईयर मेरे 585 मार्क्स थे। सो मैंने सोचा कि भाई एक बार और मौका देना चाहिए कि मेरे क्या पता अगले साल हो जाए, तो इस साल मेरे नंबर आए हैं 705। बिल्कुल फेयर तरीके से। आपको इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों को भी टारगेट किया? मैम ये चीज़ है मैम, इसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, क्योंकि मैम हम तो अपना सबूत दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने कोचिंग के मार्क्स दिखा सकते हैं कि हमारा एवरेज मार्क्स कितने आते थे, और हमने तो अपनी मेहनत से स्कोर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया तो और भी बच्चे कर सकते हैं। तो कंपटीशन का जो लेवल है उसमें अगर आपको स्टैंड बाय करना है तो आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो इस कंपटीशन का लेवल तो इतना इंक्रीज हो गया है कि हाँ, ये जो हाई कट ऑफ है ये कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेड थी, हालांकि इतनी नहीं थी पर थी। हाँ मैम। अनुज, आपको कितने मार्क्स? मैम मेरे 690 मार्क्स आए हैं। पिछले साल भी मैंने दिया था, मैं भी हैप्पी की तरह 1 ईयर ड्रॉपर हूँ। पिछले साल मेरे आए थे 602 मार्क्स और लास्ट कट ऑफ थी 607 मार्क्स पे। मैं 5 मार्क्स से रह गया था, मतलब 1 सवाल से मैम। और इस साल मैंने सोचा एक बार फिर से करके देख लेते हैं, तो अभी मेरे 690 मार्क्स आ रखे हैं। तो मैम हो सकता था अगर थोड़ी कट ऑफ कम होती तो मुझे बेटर कॉलेज मिल जाता मैम, लेकिन अभी ये जो मार्क्स हैं मुझे इन पे कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा दिल्ली में ही। और जो कि होम स्टेट है मैम, मैं होम सिक हूँ, मुझे जरूरी चाहिए कि मैम यहाँ पे दिल्ली में मिले। मैम अगर मान लीजिए रीनीट होता है और हमारे मान लीजिए 1% कट ऑफ से थोड़े से भी कम मार्क्स चले गए मैम, उसके बाद कोई हम पे ध्यान नहीं देगा। अभी तो चलो मुद्दा चल रहा है तो ठीक है, उन बच्चों पे 1% मान लो जो भी है वो ध्यान दे लिया, लेकिन हमारे ऊपर बाद में कौन ध्यान देगा? 1% हमारे मार्क्स अगर थोड़े से भी कम रह गए कट ऑफ से, अभी हमें कॉलेज मिल रहा है, हम इसमें सेटिस्फाइड है। एटलीस्ट कॉलेज तो मिल। फैमिली से आते हैं, आपकी फैमिली में मतलब? मैम मैं तो EWS कैटेगरी से हूँ खुद ही मैम। हाँ जी मैम, और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है मैम। दोनों गाँव से हम, दोनों गाँव, हाँ जी मैम, दोनों गाँव में रहते हैं। और मैम कोचिंग की फीस भी मैम 2-2, 2.5 लाख मुश्किल से मैम कैसे भी करके। मैम मम्मी ने सपोर्ट किया, लेकिन पापा फिर भी कहते क्या करेगा कोचिंग जाके मैम। और उस चीज़ के मैम कैसे करके पैसे जुटाए, कोचिंग ली मैम। उसके बाद 1 ईयर ड्रॉप भी किया, मेहनत करी मैम। ड्रॉप ऐसे ही नहीं लिया जाता, ड्रॉप लेने में बहुत हिम्मत लगती है कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, कंपटीशन बढ़ रहा है और क्या गारंटी अगले साल हो जाएगा मैम। और अब मार्क्स आ रहे हैं तो मैम अभी ये सब जो भी है मैम ये हो रहा है। अब मैम जो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है मैम, उस चीज़ के ना तो अभी तक ढंग से कहीं प्रूफ आए हैं। अगर कहीं आते भी है, हुआ भी अगर मान लीजिए पेपर लीक, तो मैम हम सफ़र क्यों करें? हमने तो अपनी मेहनत करी है। तरीके से दिया है। आपका भी फैमिली बैकग्राउंड वैसे? मैं तो बिल्कुल गांव से आता हूं और लास्ट ईयर पता है जैसे मेरे 585 मार्क्स आए, तो मैंने सोचा कि भाई मुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा। मैं क्या करता हूं कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूं, तो मैं सोचा कि भाई अगर उसमें लेंगे, प्राइवेट में लेंगे तो 1 करोड़ फीस भरनी है। तो मैं कह रहा कि भाई दादा से कि भाई ज़मीन बेच दो बेशक से, पर वो बोले कि भाई ऐसे थोड़ा बेची जाती है, बस एक बार वो ट्राई कर ले। तो हिम्मत करी। मेरे पापा तो DTC में है और ड्राइवर हैं, तो और जैसे भी जो भी फीस भरी है ना, पापा को तो विश्वास भी नहीं था कि मैं 705 नंबर लेके भी आ सकता हूँ। मम्मी ने ही सपोर्ट किया। और गांव के बैकग्राउंड से आकर, हमारे गांव में आज तक मेरे ख्याल से एक ही बच्चा है जिसने सरकारी से कॉलेज लिया, और मेरे तो 700+ आ गए। तो बिल्कुल है ना, मतलब रोना आ जाता है कि मतलब भाई ऐसा क्या हो रहा है। भाई हमने मेहनत से नंबर लेके आए, पर फिर भी ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे तो सिर्फ नेगेटिविटी है। मान लो हम कुछ लिख देते हैं ना #NoRead, तो बच्चे क्या कहते हैं, भाई असली स्पैमर्स तो तुम लोग हो, कि भाई तुम लोग हो जिसने चीटिंग से नंबर लेके आए। उम्र क्या है? मैम मेरी 18 ईयर्स है। आप कितने साल? मैम 18 ओनली। 18 साल के बच्चे हैं, 17-18 साल के हैं। तैयारियां इनकी 15 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। इनका क्या कसूर? ये कहते हैं पारदर्शिता रहे एक परीक्षा प्रणाली में, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो जिसके साथ कुछ गलत हो। और ये जो छात्र हैं जिनकी संख्या हजारों में है, जो वो रैंक लेकर आ पाए हैं, जिन्हें अच्छा एडमिशन मिल सकता है, ये सब कह रहे हैं नो टू
रीनीट। मैं री एग्जाम के बिल्कुल विपक्ष में हूं, क्योंकि देखिए समझने की बात यह है, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रहा हूं पिछले साल तक, और मैंने उस कंपटीशन को देखते हुए मैं देखा है, बहुत क्लोजली देखी है कई सारी चीजें, किस तरीके का स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, किस तरीके का पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है। तो अगर आप रीनीट करवाते हैं तो उसका मतलब साफ है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर फिर से वही प्रेशर पड़ेगा, जो माँ बाप हैं जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो प्रेशर फिर से पड़ने वाला है। और यहाँ पर गलती बच्चों की नहीं है, यहाँ पे हमें जरूर खबरें सामने आई यहाँ पर कि कई सारे बच्चे जो हैं उनके साथ देखा गया कि हाँ वो इन्वॉल्व थे, लेकिन सभी बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। अभी कुछ लोगों के चक्कर में अगर आप सभी बच्चों का रीनीट करवा देंगे तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और लक भी ये ऐसे एग्जाम्स में काफी काम आता है। एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि 2 साल मेहनत करके एक नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना कितना मुश्किल होता है। रीनीट कंडक्ट करना इंडिया के लिए इतना वायबल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख लोगों ने दिया है एग्जाम। अगर पेपर लीक का मामला लोकलाइज्ड है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों का पेपर लिया जाए जिन्हें 4 मई को पेपर मिला था, जिन बच्चों से 4 मई को आंसर्स रटवाए गए थे, क्योंकि मेहनत हम सभी बच्चों ने की थी। किसी ने 2 साल की मेहनत की थी तो किसी ने 3 साल की। मैंने भी मेहनत किया था 2 साल, इस साल मेरा जाके नीट निकला है। नीट को लेकर बवाल मचा हुआ था, उसी बीच यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर भी बवाल मच गया और ये बात सामने आई कि वहां पेपर लीक की गुंजाइश थी, इसीलिए उस पेपर को रद्द कर दिया गया था। लेकिन जब हमने पूरी पड़ताल की तो पाया कि पिछले 7 सालों में 70 ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर पेपर लीक हुआ। अब अलग अलग राज्यों के ऊपर भी अगर हम नजर डालते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो गड़बड़ झाला है वो राजस्थान में होता है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं ना, तो आप 5-5 साल में बदलती हुई सरकारों वाले राज्य में सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने लगती हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां से पेपर लीक की कई केसेस सामने आए हैं। अब ये पेपर लीक की समस्या हो कहां रही है? अगर आपको लग रहा है कि केवल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की समस्या आ रही है तो ऐसा नहीं है। 10वीं 12वीं के भी पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार का उदाहरण देखिए, 6 बार 10वीं का पेपर वहां लीक हो चुका है और 7 साल की अवधि में ही पश्चिम बंगाल में 10वीं का पेपर 10 बार लीक हो चुका है। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है तो 2022 में 10वीं और 12वीं दोनों का पेपर लीक हुआ था। यानी एक ऐसी समस्या की हम बात कर रहे हैं जो राष्ट्रव्यापी है और जिसका समाधान भी अगर निकालना होगा तो राष्ट्रव्यापी ही निकालना होगा। जिन स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की और जो ये डेटा हमारे सामने आया, उन सब को लेकर मैं शिक्षा मंत्री के पास भी इन सवालों के साथ पहुंची। राजनीति से परे देश के भविष्य की बात है और इसीलिए जब हम आपसे पहला प्रश्न ये रखते हैं कि नीट विवाद में अभी तक सर पता क्या क्या चल पाया है सरकार को? लेकिन नीट में जब 5 मई को परीक्षा हुआ और आज तक 2 प्रमुख विषय सामने आई है। कुछ जगह पे गड़बड़ियों की बात आई है, कुछ जगह पे समय कम मिलने के कारण विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में एक आक्रोश था। वो लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ सुझाव दिया, एनटीए ने एक फॉर्मूला उनके लिए बनाई, उस पे कुछ ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था की गई। जो ग्रेस मार्किंग एनटीए की या पुरानी इस प्रकार की परीक्षा में नहीं था, लेकिन ऐसे एक व्यवस्था बनाई गई। उसके ऊपर भी कुछ स्टूडेंट फिर कोर्ट गए, फिर कोर्ट की दखल से, कोर्ट की इंटरफेयर हस्तक्षेप से एक सरकार को कहा गया, एनटीए को कहा गया कि आप उसमें से एक विकल्प मॉडल लेके आओ। फिर बहुत सोच समझ के पुनः परीक्षा, जो 1563 छात्र जो जिनको कम समय मिला, ऐसे उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी के सामने बात रखे थे, ऐसे विद्यार्थियों को री एग्जामिनेशन का कोर्ट ने एक आदेश दिया। 23 को उनकी री एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके अलावा फिर एक विषय आई, 1-2 जगह पे क्वेश्चन पेपर के लिए लेके एक विसंगति ध्यान में आया कि पहले कुछ मिल गया क्या, थोड़ा कुछ लोगों के हाथ में चला गया क्या। सर्वोपरि हमारे ऊपर एक जवाबदेही है। नीट के अंदर जो लाखों विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग, ग्रामीण लोग, छोटे शहरों के बच्चे
बड़े शहरों के बच्चे, ये सब लोग जो इस नीट परीक्षा को अपने मेरिट में पास किए हैं, उनकी हित हमारी सबसे ऊपर है। इसी बीच ये हुआ कि नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि अंदेशा सरकार को ये हुआ कि और ऐसी चीजें मिली कि पेपर लीक वहां पर हुआ है। अब यहां पर मैं दो तरह के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री का आश्वासन सुनना चाहती हूं। एक वो छात्र जिन्हें लग रहा है कि नीट में कोई गड़बड़ी हुई है और कैंसिल होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, और एक धड़ा उन छात्रों का जिनके बहुत सारे ईमेल्स हम सबको भी मिल रहे हैं एक पत्रकार के तौर पर, जो कह रहे हैं से नो टू रीनीट। वो कह रहे हैं कि हमने भी 3-4 साल से पढ़ाई की है, तैयारी की है, आज सब हमें संदेह की नजर से देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी और हमने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो जाया जाएगा। देखिए, मैं देश के सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट भी सारा विषय में देख रहा है, कोई भ्रम की, कोई अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्वस्थ रहिए, मेधावी जो लिस्ट आई है उसी पे भरोसा करिए। जो कुछ समस्या पिछले दिनों में ध्यान में आई थी, आधे उसको समाधान कर दिया गया है, और जो छोटे एक जगह की समस्या आई थी उसको भी तह तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई कर लिया जाएगा। जो लोग मेधावी लिस्ट में है उनको घबराने का कोई कारण नहीं है। आखिरी सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या एक ऐसा दौर देख सकता है जहां पर जीरो एरर हो, जहां पर पेपर लीक बंद हो जाए? हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है जीरो एरर हो। पेपर लीक के ऊपर हमने एक सख्त कानून बनाई है, जल्द ही उसकी रूल्स बन जाने वाले हैं। चुनाव की व्यस्तता के कारण वो थोड़ा नहीं बन पाई होगी, लेकिन इस बीच में मैंने जितना जानकारी लिया है, लॉ डिपार्टमेंट ने उसकी कानून को रूल्स रेगुलेशन में कन्वर्ट कर चुकी होगी। इस बीच में हम पूरा आश्वस्त करते हैं, इस प्रकार के गुनाह में संश्लिष्ट लोगों को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े बड़े गिरोह है, रसूखदार लोग उसके पीछे हैं, बड़े बड़े लॉबी उसके साथ काम करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश की गरीब, मध्यवर्गीय, सामान्य लोगों की बच्चे जिनके पास मेधा अकूत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की, जीरो एरर, बिना माल प्रैक्टिसेस की दायित्व तो सरकार की निश्चित बनती है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ यानी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये पेपर लीक होता कैसे है, ये समझने के लिए चलिए हम बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डीसीपी रह चुके एलएन राव जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत सारे मामले आपने पेपर लीक के सॉल्व किए हैं, पर कैसे होता है ये पेपर लीक? देखिए, जांच करना एक बड़ा साइंटिफिक तरीके से जांच होती है इसमें, क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो वो पेपर कहां से बना था, कौन उसने पेपर सेट किया था, क्वेश्चनियर क्या थे, आंसर शीट बनती है। तो इस प्रकार से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है किसी इस प्रकार से इंडियन लेवल एग्जामिनेशन का, वो कोई एक एजेंसी उसको हैंडल करती है। जैसे इसमें एनटीए उसने हैंडल किया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, तो उन्होंने जैसे किया है, इसी प्रकार से जो भी कोई एजेंसी को डिप्यूट किया जाता है उसको पेपर को प्रिंट करना, पेपर बनाना, पेपर सेट करना जिसे बोलते हैं, तो उससे पता किया जाता है कि ये पेपर कितने पेपर बने थे और कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और कहाँ से कोई उसकी एक्स्ट्रा की गई कि नहीं की गई, और जहां पर पेपर बना था उसकी सीसीटीवी फुटेज और ये सारा चीज इकट्ठा किया जाता है, तभी ये मालूम होता है कि ये पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है। तो सर, ये जो भी ये माफिया है, जो भी ये लोग जुड़े हुए हैं पेपर लीक से, क्या ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये पकड़ में नहीं आ सकते? क्यों बार बार ऐसा होता है कि पेपर लीक होते जा रहा है? कितने रसूखदार हैं ये लोग? देखो, एजुकेशन माफिया, मैं आपको एक बात से बता दूं, तो आपने कभी सुना होगा कि कोटा में बहुत बड़ा हब है एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स का। एजुकेशन माफिया का मतलब है कि जो आदमी एजुकेशन देता है, इस प्रकार से हब बने हुए हैं सेंटर। जैसे आपके दिल्ली में भी बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और वो लोगों को कोचिंग देते हैं, मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोचिंग देने का काम करते हैं। और वहीं पे कोचिंग देते देते उनके अगर कोई कांटेक्ट बन जाते हैं किसी टेस्टिंग एजेंसी से या किसी ऐसे एजेंसी जिनको पेपर सेट करने की जिम्मेवारी दी जाती है, उनसे कहीं ना कहीं लिंक अगर मिल जाते हैं, तो वो लोग इसको लीक करवाने के लिए कोशिश करते हैं। ताकि नंबर दो बातों की इसलिए उसमें होता है कि एक तो
उनकी जो एजुकेशन संस्था है, जो कोचिंग संस्था है, उनका नाम होगा कि देखिए हमारे यहाँ से कितने बच्चे पास हुए हैं। दूसरा, इसमें मॉनेटरी गेन है, जैसे मैंने बताया कि पैसे का बहुत लेन देन और पैसे का बड़ा खेल होता है, तो इसलिए एजुकेशन माफिया बन जाते हैं। माफिया का मतलब ये है कि कोई आदमी किसी की जो टेस्टिंग एजेंसी है या कोई एजेंसी ऐसी है जो कि पेपर सेटिंग करता है, उनके साथ मिली भगत करने के बाद में उस पेपर के बारे में जानकारी किसी तरह से मिल जाती है और उस जानकारी को वो मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। और उस बेचने में बहुत से कई, जैसे मैंने बताया, लाखों हजार कई लाखों का खेल होता है, इवन करोड़ों तक पहुंच जाता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सारे एग्जाम होते हैं। जिस आदमी के पास अगर वो पेपर का लिंक मिल जाता है या पेपर पहुंच जाता है, तो उसको आउट करने के लिए या उसको बताने के लिए, सिखाने के लिए काफी लाखों रुपया वो इकट्ठा कर सकता है। तो इस प्रकार से एक माफिया का काम करते हैं। और माफिया का मतलब ये है कि एक आदमी इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें बहुत से आदमी, एक चेन से चेन जुड़ी होती है। जहां से पेपर लीक होता है वहां से हर आदमी, तो जहां लीक करने वाला आदमी है वो तो किसी स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में नहीं होता है, उसके नीचे कोई आदमी होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, फिर वो उससे नीचे जो एजुकेशन या कोचिंग देते हैं उनके किसी आदमी से अगर संपर्क बन जाते हैं तो एक्चुअली जो कैंडिडेट्स हैं उन तक वो पेपर पहुंचता है और इसी प्रकार से वो माफिया कहलाते हैं। राव साहब, बड़ी बात आपने कही है कि किसी भी तरीके से अगर हमें पेपर लीक रोकना है तो इस नेक्सस को तोड़ना होगा। धन्यवाद आपका, क्योंकि देश में शिक्षा व्यवस्था सवालों में घिरी हुई है। बहुत कहा जाता है कि कानून की जरूरत है, मजबूत कानून की जरूरत है। विश्वास को मजबूत करना है तो उसके लिए मजबूत कानून हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक लेकर आई है, वो हम आपको बताते हैं। पेपर लीक को रोकने, सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए एक नए कानून के आने की बात कही जा रही है वहां पर। अब इसमें क्या क्या है, तो नया जो कानून होगा उसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। भारी जुर्माना, बुलडोजर कार्रवाई, जेल भी शामिल है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पेपर काउंटिंग को रोकने के लिए एक नई नीति की घोषणा उसने की है। इसके तहत हर शिफ्ट में 2 या अधिक पेपर सेट होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्रों की छपाई अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से कराई जाएगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले कॉलेज ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य होगी, जरूरी, मस्ट। भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। अब एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थियों को अपने गृह मंडल से बाहर जाना होगा, लेकिन यह प्रतिबंध दिव्यांगों या महिलाओं पर लागू नहीं होगा। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अगर होंगे तो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए भी व्यवस्था है। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग होगी। प्रश्न पत्र में एक गुप्त कोड भी होगा, सीक्रेट कोड। प्रश्न पत्र के हर पेज पर यूनिक बारकोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर जैसे गोपनीय सुरक्षा चिन्ह लगाने होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी सीरीज के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। क्वेश्चन पेपर लाने और ले जाने के लिए बॉक्सेस में छेड़छाड़ रोधी मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस चयन की पूर्ण गोपनीयता रखी जाएगी। प्रेस में आने वालों की जांच की जाएगी। सभी के पास ID कार्ड रखना जरूरी होगा। कहते हैं ना, केवल कड़े कानून से कुछ नहीं होगा, कड़े कानून पर कड़ाई से अमल जरूरी है। पेपर लीक होते हैं, इनको क्या रोका जा सकता है? अगर हां तो कैसे, यह जानने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट से बात की। इस धांधली को कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तो जो NTA में ऑफिसर्स हैं उनको हमें अकाउंटेबल बनाना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। दूसरा सबसे बड़ा इसको रोकने का तरीका ये है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन करते हैं, सेंटर में बुला के पेपर प्रिंट करवा के भेजते हैं, तो उसका लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि आप प्रिंट करके कुछ दिन पहले आपको हर सेंटर के, देश के हर सेंटर पे भेजना होता है, और कहीं ना कहीं अगर एक पॉइंट पे भी आपकी वो चेन ब्रेक होती है, एक पॉइंट पे भी अगर कोई करप्शन करता है, अगर एक पॉइंट पे भी कोई, उस पर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पेपर को लीक करते हैं, तो वो पूरे इंडिया में फैल सकता है। अगर हम ऑनलाइन तरीके से पेपर कराएंगे, कंप्यूटर सेंटर्स पे हम बुला के पेपर लेंगे, तो काफी हद तक हम इसको रोक सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर सेंटर्स के थ्रू अगर हम लेंगे तो वो ID पासवर्ड के बाद ही पेपर खुलता है। पीछे से अप्रूवल जब तक नहीं आती तब तक वो पेपर उसमें नहीं ओपन होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन पेपर लेते हैं तो उसमें रेंडमाइजेशन होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो किसी और का वो क्वेश्चन नंबर 5वां होगा, किसी और का वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो आप इसमें चीटिंग के चांस भी बहुत हद तक कम हो सकते हैं।
नीट मामले में रोज नए प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। नए कानून में पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। सवाल सिर्फ नीट का और नेट का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि 77 साल हो गए इस देश को आजाद हुए और लगातार जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसके पास एक ही भविष्य की किरण है कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके उनके बच्चे भविष्य बनाएं। उनको लगातार धोखा मिला है और 4 जून को इन बच्चों का रिजल्ट आया, 4 जून को आप लोग का भी रिजल्ट आया। अगर ये बच्चे हारा हुआ फील कर रहे हैं तो आप में से भी कोई नहीं जीता है, आप सब हारे हैं, क्योंकि इस देश में 70% जो यूथ है 35 ईयर से कम एज का है। सरकार ने 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी भी गठित की है जो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। हालांकि जानकारों के अनुसार कुछ और व्यावहारिक उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। परीक्षा आयोग के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस हो या पेपर की सॉफ्ट कॉपी कोड लॉक के माध्यम से 1 घंटा पहले सीधे परीक्षा केंद्र पर भेजी जाए। परीक्षार्थियों को प्रिंट करके उसी समय वितरित की जाए। पेपर माफिया की गिरफ्तारी के 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दी जाए। राजनीतिक बिचौलियों को भी पहचान कर सजा दी जाए। जो कोचिंग संस्थान लिप्त पाए जाएं, उन पर तुरंत और सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो प्रेजेंट है सिचुएशन है, प्रेजेंट व्यवस्था है, वो इनकॉम्पिटेंट है पेपर लीकर्स के साथ डील करने में। व्यवस्था इसमें ये होनी चाहिए कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके एग्जाम कंडक्शन में इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे एक अथॉरिटी ये ले लेनी चाहिए वापस एग्जाम कंडक्ट करने की। एक क्रेडिबल अथॉरिटी जैसे यूपीएससी हो गया या अलग एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बनानी चाहिए अंडर अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद अ स्ट्रिक्ट लॉ, जो इन एग्जाम्स को फेयरली कंडक्ट करा सके। दूसरा, एक हमारे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए जो एग्जाम में अनफेयर प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, इनके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो ताकि ये चीज रिपीट ना हो। एनटीए का जो ऑनलाइन का सिस्टम है उसमें भी क्या कहते हैं, जब भी बच्चे फॉर्म भरते हैं इकट्ठे, जब भी फॉर्म आउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर क्रैश हो जाता है, ऐसा देखा गया। और जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उस दिन भी इकट्ठे काफी अगर कैंडिडेट्स अगर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वेबसाइट उनकी क्रैश कर जाती है। इट मीन्स एनटीए अगर हैंडल ही नहीं कर पा रहा है इस एग्जाम को तो एनटीए से अथॉरिटी ले लेनी चाहिए। जब आप रीथिंक करिए कि समय बदलते हुए समय के साथ में, स्पेशली जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना आपको कोई पेपर प्रिंट कराना है ना और कोई इसमें लीकेज की चांसेस हैं, तो आप यदि वेस्ट को देखेंगे तो उनका सारा सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है और उसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यदि आप ह्यूमनली कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर आप टेक्नोलॉजी को लेके आइए। इस पूरे एग्जाम सिस्टम का रिफॉर्म, कभी कोई एग्जाम एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता है और बच्चे दूर जगहों से आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, तो आप एज एन इंस्टीट्यूशन आप अपने आप को आप रिफॉर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एक फुल प्रूफ तरीके से काम करें ताकि जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी गया है वो वापस आ पाए। यही एक तरीका है कि हर इंटेलिजेंस एजेंसी या हर संस्था अपने आप में अपने अपने मुखबिर को या अपने जो खुफिया तंत्र है उसको एक्टिवेट करके रखे और कैसे भी तरीके से मैनुअल इंफॉर्मेशन हो या टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो या जो संस्थाएं जो पेपर बनाती है उनके ऊपर नजर रखी जाए, उनके लोग जो संस्थाओं में पेपर सेट करते हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए और खास तौर से ऐसे लोगों को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी जाए जो कि बहुत ईमानदार छवि के हों और उनको कोई भी कितने पैसे में कोई खरीदना चाहे तो खरीदे न जा सके। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए। मैंने भी अपने सर्विस के दौरान ऐसे बहुत से केसेस जो डिटेक्ट किए हैं, क्रैक किए हैं, जो परीक्षाओं देने से पहले, खासतौर से दिल्ली पुलिस की परीक्षा के बारे में मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई कोशिश कर रहे थे काफी लोग, उनको सोल्वर गैंग को जैसे सोल्व करते थे उस प्रकार के गैंग को पकड़ा, या इम्पर्सोनेशन या कोई इंटेलिजेंट बच्चा किसी दूसरे बच्चे के जगह पर बैठकर एग्जाम देता था, ऐसे केसेस हमने पकड़े हैं। उनके खुद के कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ही नहीं पोस्ट एग्जामिनेशन। जब बच्चे कोर्ट जाएंगे और जो रेस करेगा तब वो इश्यू को सुनेंगे। जो बच्चे मानिए हाईकोर्ट पहुंच के नहीं बता पाए हमारे समय का नुकसान हुआ है, उन सेंटर्स को इन्होंने चेक भी नहीं किया है।
देश में 4750 सेंटर है, क्या हर एक सेंटर के लिए ये एक एफिडेविट दे सकते हैं कि हमने इंश्योर किया है कहीं और समय का नुकसान नहीं हुआ है? क्या ये एक एफिडेविट दे सकते हैं? क्या ये एक ऑडिट करा सकते हैं इस बात की? नहीं करा सकते ना। सारी चीजें खराब नहीं है इस देश में, एनईपी अच्छी बनाई है हम लोग ने, यूपीएससी का एग्जाम इतने अच्छे से यही इसी देश में होता है, कभी पेपर लीक नहीं होता। आईआईटी एडवांस का एग्जाम क्या खूबसूरत तरीके से होता है, कितना बेहतरीन टैलेंट निकल के आता है, और वहीं पे एक एग्जाम इस तरह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है जहाँ चीजें सही हो रही है, उनको अडॉप्ट करते हैं ना और सीरियसली लेते हैं ना। इसको क्यों इतना लेट बैक तरीका है? परीक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने के लिए हर स्तर पर कड़े कदम उठाने होंगे। पूरी जो परीक्षा प्रणाली है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, पारदर्शी रहे, और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लीक प्रूफ हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।